Hello everyone, I am Amit Vilay and welcomes to you all in my YouTube channel Economics and Opportunity। आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि आज का वीडियो इकोनॉमिक्स के किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर नहीं है, बल्कि आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए व उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनके मन में इकोनॉमिक्स को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं। जैसे कि वाई वी डू नॉट अंडरस्टैंड द थ्योरीज लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। हम इकोनॉमिक्स के थ्योरीज को, लॉज को, प्रिंसिपल्स को इतना ईजिली क्यों नहीं समझ पाते। वाई इकोनॉमिक्स गेट कॉम्प्लिकेटेड, इट मीन्स इनिशियल क्लासेस से लेकर हायर क्लासेस तक इकोनॉमिक्स इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाता है। व्हाट इज़ अप्लाइड इकोनॉमी, अप्लाइड इकोनॉमिक्स क्या है, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में विथ एग्जाम्पल देखने के लिए मिलेंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखें। सो लेट स्टार्ट। इकोनॉमी स्टडी इज, अगर हम इकोनॉमी स्टडी की बात करें तो इकोनॉमी डिफरेंट मैनर में स्टडी की जाती है, जैसे इंट्रोडक्टिव और इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी, सेकंड वन स्टैटिकल इकोनॉमी, थर्ड वन अप्लाइड इकोनॉमी। हम इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी से की बात करते हैं तो आपने अगर मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो आप इजीली समझ सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी क्या होता है। फिर भी इस वीडियो में हम कुछ मेन पॉइंट्स को लेकर बात करेंगे, जैसे कि इकोनॉमी इज अ सोशल साइंस दैट स्टडी द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। आप सभी लोगों को पता है कि ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। तो हम यहाँ समझ सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इकोनॉमी फोकस ऑन द बिहेवियर एंड इंटरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक एजेंट्स एंड हाउ इकोनॉमिक्स वर्क। यहाँ किन चीज़ों की बात की गई है, इकोनॉमिक्स एजेंट्स की बात की है। तो इकोनॉमिक एजेंट्स का मतलब यहाँ पर क्या है, इकोनॉमिक वेरिएबल्स से हैं जो इकोनॉमी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैं इकोनॉमिक वेरिएबल्स को भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ इकोनॉमिक वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे कि हेल्थ है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, नेशनल इनकम है, फॉरेन एक्सचेंज है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बजट है। ये सभी हमारे क्या है, इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं जो हमारे इकोनॉमिक डिसीजंस को लेने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। चलिए हम थोड़ा एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ हेल्थ को मैंने एग्जांपल लिया है, जिसे यहाँ एक इंडिविजुअल दिख रहा है आपको। ये क्या है, हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज है। एंड ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वॉल्व स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टीज, एजुकेशन एंड नॉलेज एज अ मीन ऑफ इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। जो क्या करता है, लेबर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। अगर यहाँ पर एक इंडिविजुअल क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है और वो किसी प्रोडक्टिव वर्क में काम कर रहा है या किसी फैक्ट्री में या कंपनी में वर्क कर रहा है और प्रोडक्शन उसी के अंडर में है, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन उससे इफेक्ट होगा। और प्रोडक्शन इफेक्ट होगा तो कहीं ना कहीं इनकम पर इम्पैक्ट होगा, साथ साथ कंजम्पशन पर भी इम्पैक्ट होगा। चलिए अगर हम इसी एग्जांपल को थोड़ा सा ब्रॉड करके देखते हैं। आप सभी लोग जानते हैं आज पूरी दुनिया जिस सबसे बड़ी प्रॉब्लम को फेस करी, कोविड-19 पेंडेमिक, वो क्या है, एक इन्फेक्शन डिसीज़ है, वैश्विक महामारी के रूप में पूरी दुनिया में फैली हुई है। इससे इकोनॉमी को क्या इफेक्ट हुआ है, सबसे पहला इफेक्ट क्या है, नेगेटिव इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात कि हेल्थ से रिलेटेड है तो क्या करेगा, ह्यूमन हेल्थ को नेगेटिव इफेक्ट करेगा। सेकेंड वन, गवर्नमेंट ने जो इससे रिलेटेड जो सबसे बड़ा डिसीजन लिया है वो लिया है लॉकडाउन। लॉकडाउन होने से क्या हुआ, स्टॉप इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं हमारी कंट्री में वो सभी क्या हो गई, स्टॉप हो गई। मतलब कि जितनी भी फैक्ट्रीज थी, फर्म्स थे, या हम बोल सकते हैं जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के साधन थे, वे थे, या बोल सकते हैं कि हम छोटी मोटी कोई भी शॉप्स थी, वो सभी क्या हो गई, बंद हो गई। जिससे क्या हुआ, प्रोडक्शन स्टॉप हो गया। प्रोडक्शन स्टॉप होने के साथ साथ क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज हो गया, मतलब कई सारे लोगों की जॉब भी चली गई। इसके कारण कंजम्पशन भी क्या हो गया, लेस हो गया, क्योंकि जॉब चली गई, इनकम के जो सोर्सेस थे वो कम हो गए। एंड प्रोडक्शन के कारण ऑलरेडी जो आउटपुट था वो भी क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए कंजम्पशन भी क्या हो गया, लेस हो गया। अगर हम थर्ड वन बात करें तो डेथ ऑफ वॉरियर। डेथ ऑफ वॉरियर मतलब एप्टमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। यहाँ पर वॉरियर मतलब हमारे जो पुलिसकर्मी हैं या हमारे डॉक्टर्स हैं या हमारी जनरल पब्लिक है, उनमें कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वॉल्व है। मतलब जो हमारे ये सभी लोग हमारे क्या हैं, बोल सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, और कोविड-19 के कारण इनकी भी क्या हो रही है, डेथ हो रही है। फोर्थ वन जो है वो लेबर माइग्रेशन है। लेबर माइग्रेशन ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली है कोविड-19 में। जैसे कि आपने एक लाइन सुनी होगी कि ये सड़क बहुत गुरूर था तुझे अपने लंबे होने पर, मजदूरों ने तुझे पैदल ही नाप दिया। आपने ये सुना होगा। अगर हम फिफ्थ की बात करें तो मोर एक्सपेंसेस ऑन हेल्थ फैसिलिटी। अब देखिए क्या हो रहा है कि
कोविड-19 आने से जो हमारे रिसोर्सेज हैं या बोल सकते हैं कि जो हमारे फंड्स हैं, हमें क्या करना पड़ा, मूव करना पड़ा वन प्लान टू अनदर। अगर कोविड-19 नहीं होता तो हम हमारे फंड्स को, रिसोर्सेज को किसी अदर चीज़ों में क्या कर सकते थे, इन्वेस्ट कर सकते थे। जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने अभी 20 लाख करोड़ का एक बजट बनाया, किसको लेकर, कोविड-19 को लेकर। तो ये सारी प्रॉब्लम किसके कारण हुई, सिर्फ एक वायरस के कारण, मतलब कोविड-19 के कारण। और ये किससे रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है। चलिए थोड़ा सा हम डाटा की बात करें तो कोविड-19 के कारण जो 15 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक, मतलब विद इन 1 मंथ, जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 6.7% से लेकर कितना हो गया, 26%। और लगभग लगभग इस लॉकडाउन में 14 करोड़ 140 मिलियन लोगों की क्या हो गई, जॉब चली गई, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट कम हो गया। द इंडियन इकोनॉमी वाज एक्सपेक्टेड टू लॉस ओवर ₹32,000 करोड़, लगभग 32,000 करोड़ एवरी डे, मतलब 4 बिलियन डॉलर एवरी डे क्या हुआ, फर्स्ट 21 डेज में कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी को खोना पड़ा, मतलब उसका लॉस हुआ। अगर हम जीडीपी एस्टिमेशन की बात करें तो ऑन 27 मार्च मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज, ये एक एजेंसी है जो क्या करती है, एस्टिमेट करती है इकोनॉमिक वेरिएबल्स को लेके, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेके। तो जो मूडीज़ की एस्टिमेशन है उसके अकॉर्डिंग 2020 में हमारा जो जीडीपी रेट है वो 5.3% से कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। वहीं पर फिच रेटिंग, ये भी एक रेटिंग एजेंसी है जिसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो क्या होगा, 2% होगा। और इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च जो एजेंसी है उसने भी बोला है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2021 है उसमें इंडिया का जीडीपी रेट 3.6% होगा। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि हेल्थ एज अ इकोनॉमिक वेरिएबल अगर हम स्टडी करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा वेरिएबल है जो हमारी इकोनॉमी को क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी में हम किन चीज़ों को पढ़ते हैं। अगर हम आगे आते हैं, सेकेंड वन स्टैटिकल इकोनॉमिक्स या स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक की बात करते हैं। स्टैटिक्स होता है क्या, जनरली ये मैथ्स में पढ़ने के लिए मिलता है, लेकिन स्टैटिक्स अगर बोला जाए तो हर एक फील्ड में क्या है, इन्वॉल्व है। जैसे इट मीन अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट, हम समझ सकते हैं कि स्टैटिक्स में किसको इन्वॉल्व किया जाता है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स को या डाटा को या इन्फॉर्मेशन को इन्वॉल्व किया जाता है। और उसको क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, एंड इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का मतलब यहाँ पर उसका रिजल्ट निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ किसकी स्टडी की जाती है, क्वांटिटेटिव डाटा की स्टडी की जाती है, मतलब एक उसको प्रोसेस किया जाता है। अब अगर हम स्टैटिक्स की बात करें, देन जो स्टैटिक्स है वो क्या करता है, डील विथ एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, किसके साथ डील करता है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स के साथ डील करता है, इंडिविजुअल डाटा स्टैटिक्स नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ किसी एक स्टूडेंट की वेट की बात करते हैं, तो अगर हम एक स्टूडेंट के वेट की बात करेंगे, ये न्यूमेरिकल डाटा है, वो क्या नहीं होगा, स्टैटिक्स नहीं होगा। लेकिन वहीं पर हम अगर पूरी क्लास के वेट की बात करते हैं तो वो किस में इन्वॉल्व होगा, स्टैटिक्स होगा। वहीं पर अगर बोला जाए, अगर एक स्टूडेंट के मार्क्स की बात करेंगे तो स्टैटिक्स नहीं होगा, लेकिन पूरे क्लास के मार्क्स की बात की जाएगी तो क्या होगा, स्टैटिक्स होगा। देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है कि हम क्यों इकोनॉमिक्स में स्टैटिक्स को पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया के सेक्स रेशो की बात करें तो सेक्स रेशो कितना है, 1000 मेल पर 924 फीमेल है। ये डाटा अभी का कुछ रिसेंट एस्टिमेशन है। अगर हम सेंसस के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो 1000 पर 940 लगभग क्या है, फीमेल है। देन अगर हम बात करें पॉपुलेशन में फीमेल के कंट्रीब्यूशन की तो 48.4% पॉपुलेशन किसकी है, फीमेल की, और मेल की क्या है, 51.96%। वहीं पर वुमेन का पार्टिसिपेशन देखें किसमें, लेबर फोर्सेस में, तो वो मेन के कंपैरिजन में बहुत कम है, 23.6% फीमेल है और 78.6% क्या है, मेल है। तो यहाँ पर कुछ डाटा दिया, अगर हम इसको सिंपली देखें तो ये डाटा क्या है, जस्ट अ नंबर्स हैं। लेकिन जो ये नंबर्स हैं वो कहाँ से आए, जब इकोनॉमी में कुछ स्टैटिक्स के थ्रू सर्वे किया होगा, सर्वे किया होगा तो डाटा कलेक्ट किया होगा, डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको प्रोसेस किया होगा। प्रोसेस का मतलब यहाँ पर स्टैटिक्स टूल की, टेक्निक्स की, मेथड्स की ली गई होगी, हेल्प ली गई होगी। स्टैटिक्स टूल, मेथड या टेक्निक का मतलब जैसे हम बोल सकते हैं कि हम पढ़ते हैं मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्सन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, और कई अगर ब्रॉड में जाएंगे तो कई सारे क्या हैं, स्टैटिकल टूल्स हैं जिसकी हेल्प से डाटा को क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है।
नेक्स्ट वन उसको क्या किया जाता है, इंटरप्रिटेट किया जाता है। इंटरप्रिटेट का मतलब वहाँ पर उसका रिजल्ट निकाला जाता है, देन पॉलिसी फॉर्मेशन किया जाता है। देखिए यहाँ पर जो ये सभी डाटा है, ये सेम एज क्या है, एक नंबर ही है। लेकिन अगर यही डाटा अगर कुछ और डिफर होता, अगर ये 1000 पर 924 ना होके 1000 पर 994 होता, तो हमें कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो डाटा है हमें क्या शो कर रहा है, कहीं ना कहीं वुमेंस का डिग्रेडेशन शो कर रहा है। मतलब हमें क्या करना चाहिए, वुमेंस को एम्पावर करना चाहिए। जैसे कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, डिजिटल लाड़ो, गिविंग डिजिटल विंग्स टू डॉटर, सुकन्या समृद्धि योजना, ये सभी योजनाएं किसको लेकर हैं, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर हैं। तो ये सब किस लिए बनाई गई, क्योंकि जो हमारा डाटा है वो हमें ये बता रहा है कहीं ना कहीं फीमेल का जो रोल है हमारी इकोनॉमी में वो क्या है, कम है, और उसको हमें क्या करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि स्टैटिक्स का क्या रोल है इन इकोनॉमिक्स। अगर हम थर्ड वन अप्लाइड इकोनॉमिक्स की बात करें, तो अगर आपने मेरे चैनल की जो टैगलाइन है वो देखा होगा, तो आपको पता होगा कि क्या है, विच अलाउ साइंस विच अलाउ टू अज्यूम एवरीथिंग। ऐसा साइंस जो हर चीज़ को क्या करने के लिए अला अज्यूम करने के लिए अलाउ करता है। देखिए जो अप्लाइड इकोनॉमी की सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है किसके मन में, स्टूडेंट्स के मन में। जैसे अप्लाइड इकोनॉमी इन्वॉल्व द स्टडी ऑल दोस थ्योरीज, लॉज, मेथड एंड प्रिंसिपल एंड टेक्निक विच हेल्प्स टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या करता है, वो सारी थ्योरीज को, लॉज को, मेथड को, प्रिंसिपल को इन्वॉल्व करता है जो इकोनॉमिक की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करें। देखिए अब यहाँ पे लॉज की बात आ रही, थ्योरीज की बात आ रही, प्रिंसिपल्स की बात आ रही, तो जनरली लॉ या थ्योरीज हमने कहाँ पढ़ा हुआ है, साइंस में पढ़ा हुआ है। लेकिन जो साइंस के लॉज होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल का मतलब क्या है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या, अगर हम अर्थ सरफेस पर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो इट इज़ अ अट्रैक्शन टूवर्ड द अर्थ सरफेस। अगर हम अर्थ सरफेस पे बात करते हैं, हो सकता है कई जगह पर डिफर भी होता है, लेकिन हम अर्थ सरफेस पर बात करेंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन। मतलब ये क्या है, अट्रैक्शन है, और ये क्या है, यूनिवर्सल है। लेकिन जो इकोनॉमिक्स के लॉज होते हैं वो क्या नहीं होते, यूनिवर्सल नहीं होते, वो कुछ डिफर होते। इट बेस्ड ऑन बिहेवियर। ये किस पर बेस्ड होते हैं, बिहेवियर पर बेस्ड होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट आउट किया लॉज के बारे में, ओनली साइंस विच अलाउ टू अज्यूम एवरीथिंग। हमें इकोनॉमिक्स हर चीज़ को अज्यूम करने के लिए क्या करता है, अलाउ करता है। बेस्ड ऑन अजम्पशन, ये किस पर बेस्ड होता है, अजम्पशन। अगर हमें इकोनॉमी के कुछ लॉज को क्या करना होगा, एप्लीकेबल करना होगा या उनको प्रूफ करना होगा, तो हमें क्या मानना होगा, कुछ अजम्पशन मानने होंगे। अजम्पशन का मतलब अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। जब हम किसी टू या मोर वेरिएबल्स के बीच में क्या करते हैं, रिलेशन निकालते हैं, तो हमें जो अनदर वेरिएबल है उन्हें क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट मानना पड़ेगा। सेट्रिस पेरिबस जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब भी क्या होता है, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। अभी हम एग्जांपल लेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। देखिए अनदर वन बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल बिहेवियर। जो लॉ होते हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं, साइकोलॉजिकल बिहेवियर पर। साइकोलॉजिकल बिहेवियर मतलब देखिए यहाँ पर जो साइंस के लॉ हैं वो कहीं ना कहीं फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं, लेकिन इकोनॉमिक के जो लॉ हैं वो क्या नहीं रखते, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखते। मतलब जैसे एक कंज्यूमर का बिहेवियर, ये कंज्यूमर की साइकोलॉजी है, ये फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखती। ये क्या हो सकती, चेंज हो सकती। बट एंड आल्सो वी कैन नॉट मेजर द साइकोलॉजी ऑफ एन इंडिविजुअल। भले वो एक कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर हो, कोई भी हो, हम उसकी साइकोलॉजी को क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। इसलिए इकोनॉमिक्स क्या करता है, उसी साइकोलॉजी को कुछ लॉज के थ्रू अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। ये जितने भी लॉज हैं ये सब क्या है, हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल मतलब कि खुद से बनाए गए हैं लेकिन विथ प्रूफ के साथ बनाए गए हैं। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इकोनॉमिक्स लॉज को क्या करना होता है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना होता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये सबसे सिंपल एग्जांपल है, जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है उनको पता होगा, लॉ ऑफ डिमांड। हम उससे समझते हैं कि इकोनॉमिक्स के लॉज होते क्या। लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअल में क्या है, ये बिहेवियर है। किसका बिहेवियर है, कॉमन बिहेवियर है कंज्यूमर का, रिलेटेड टू द डिमांड और परचेज। देखिए अगर मैं एक कॉमन मैन से बात करूं, अगर वो किसी चीज़ को या किसी कमोडिटी को या गुड्स को मार्केट में परचेज करने जाता है, तो सबसे पहले उसके दिमाग में क्या बात आती है कि वो सबसे पहले क्या करे, कम से कम पे करे
और अच्छे से अच्छा या ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, गेन करे। मतलब हर एक इंडिविजुअल किसी भी चीज़ के लिए क्या करना चाहता है, कम पे करना चाहता है। मतलब जब प्राइस क्या होता है किसी कमोडिटी का कम होगा तो वो क्या करेगा, ज़्यादा परचेस करेगा, और प्राइस क्या होगा, ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, कम परचेस करेगा। तो इसी जो बिहेवियर है, कॉमन इंडिविजुअल के बिहेवियर को किस में बदल दिया गया, लॉ ऑफ डिमांड में बदल दिया गया, लेकिन कुछ अजम्पशंस के साथ। अगर अब देखिए, अब लॉ ऑफ डिमांड की बात करें तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इट इज अ नेगेटिव रिलेशन या इन्वर्स रिलेशन। नेगेटिव या इन्वर्स का मतलब वन वेरिएबल गोज पर्टिकुलर साइड एंड अनदर वन इज अ नेगेटिव साइड। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और एक कम हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये नेगेटिव रिलेशन है। तो यहाँ किसके बीच में नेगेटिव रिलेशन है, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड क्या होती है, कम होती है। प्राइस अगर डिक्रीज होता है तो डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, बट अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। लेकिन हमें कुछ चीज़ों को क्या करना होगा, कांस्टेंट रखना होगा। देखिए, ये जो लॉ है ये वन साइडेड लॉ है, मतलब इट शो द ओनली रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। सिर्फ हम यहाँ किसकी बात करेंगे, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड की। अजम्पशंस जो हैं, जैसे नो चेंज इन इनकम। देखिए, अगर लॉ को प्रूफ करना है तो हमें ये बताना होगा कि जो हमारी इनकम है वो क्या है, कांस्टेंट है। सिंपल सी बात है कि अगर हमारी इनकम बढ़ रही है या इंक्रीज हो रही है तो हमें प्राइस के बढ़ने या डिक्रीज होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह नो चेंज इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, इसको भी हमें क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट मानना पड़ेगा। सिंपल है, अगर मान लीजिए साइज और पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या होगा कि डिमांड भी बढ़ेगी। और अगर साइज और पॉपुलेशन क्या हो रही है, कम हो रही, तो डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। अगर हमें लो को प्रूफ करना है तो हमें इसे भी क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट मानना पड़ेगा। उसी तरह नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड का मतलब यहाँ पे सब्सटीट्यूट गुड्स से है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से है। सब्सटीट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच यूज इन प्लेस ऑफ अनदर। मतलब अगर हम एक की जगह पर क्या कर सकते हैं, दूसरे को यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए दो पेन है और सेम ही क्या करते हैं यूज़ में, सेम ही डिमांड को क्या करते हैं, हमारी फुलफिल करते हैं, लेकिन एक का प्राइस ज़्यादा एक का कम है तो हम क्या करेंगे, जिसकी प्राइस कम होगी उसी को परचेस करेंगे। मतलब ये समझ में आ रहा है कि दूसरे के प्राइस के ज़्यादा होने से पर्टिकुलर पेन की डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इन सब चीज़ों को भी हमें क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट मानना पड़ेगा। नो चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस, जैसे हम बोल सकते हैं जो लोग अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, जो लोग सिगरेट कंजम्पशन करते हैं, जो लोग बोल सकते हैं कि किसी भी तरह के जो जिसके लिए वो एडिक्टेड है उन चीज़ों को कंजम्पशन करते हैं, तो उन्हें प्राइस से फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन्हीं चीज़ों को, टेस्ट एंड प्रेफरेंस को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट मानना होगा अगर हमें लॉ को प्रूफ करना है तो। नो एक्सपेक्टेशन ऑफ अ प्राइस चेंज इन फ्यूचर। इसका मतलब क्या है, कई बार देखिए हम क्या कर लेते हैं, कुछ प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि आने वाले फ्यूचर में किसी कमोडिटी या गुड्स का प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आज के समय में हम उसकी डिमांड, उसी गुड्स की डिमांड को क्या कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। वहीं हम ये सोच लें कि आने वाले समय में किसी गुड्स का प्राइस क्या हो जाए, कम हो जाएगा, तो डिमांड को क्या कर लेते हैं, अभी कम कर लेते हैं। मतलब पॉजिटिव रिलेशन है किसके बीच में, डिमांड और एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज इन फ्यूचर। नेक्स्ट वन जो दिया है, नो चेंज इन क्लाइमेटिकल कंडीशन। कई बार हमारी जो डिमांड है वो क्लाइमेटिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग भी चेंज होती है। जैसे कि अगर मान लीजिए विंटर सीजन आता है तो विंटर सीजन में हमें किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, वुलन क्लोथ्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसके लिए हम कितना भी पे करने के लिए क्या हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। तो हमें क्लाइमेटिकल कंडीशन से भी क्या नहीं होगा, इफेक्ट नहीं होगा। ये जितने भी अजम्पशंस हैं हमें ये मानने पड़ेंगे, तभी जाके हम लॉ ऑफ डिमांड को क्या कर पाएंगे, फुलफिल, मतलब उसको एप्लीकेबल कर पाएंगे। इट मीन्स व्हेन प्राइस फॉल डिमांड राइज, प्राइस राइज डिमांड फॉल। देखिए यहाँ पर एक शेड्यूल दिया है, टेबल दिया है, जहाँ पर आप देख पाएंगे ये हाइपोथेटिकल शेड्यूल है जो मन से बनाया है, जो क्या कर रहा है, सिर्फ रिलेशन को शो कर रहा है। इफ द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस डिमांड increases, price increases from 1 2 3 4 5 and so on, and quantity demand respectively 50 40 30 20 and 10 with the change in प्राइस ऑफ कमोडिटी। और उसी का इन्वर्स देखिए क्या दिया है कि व्हेन प्राइस डिक्रीज 5 4 3 2 1 देन डिमांड इंक्रीजेस 10 20 30 40 एंड 50। तो हम यहाँ हाइपोथेटिकल शेड्यूल से भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब
शेड्यूल के बाद हमें क्या करना होता है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होता है। ये क्वाड्रेंट दिया हुआ है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट दिया है, जहाँ जिस पे हमने ग्राफ बनाया है। इकोनॉमिक्स के जितने भी ग्राफ बनते हैं मैक्सिमम पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही बनते हैं। कई बार नेगेटिव में भी चले जाते हैं, बट फिर भी मैक्सिमम क्या होते हैं, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं ग्राफ में भी, जब व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज 5 रुपीज देन डिमांड फॉर कमोडिटीज 1, व्हेन प्राइस फॉल फ्रॉम 5 to 4 देन डिमांड इंक्रीज 1 to 2। इसी तरह व्हेन प्राइस फॉल फ्रॉम 4 to 3 देन डिमांड इंक्रीज 2 to 3। उसी तरह व्हेन प्राइस फॉल 3 to 2 डिमांड इंक्रीज 3 to 4। तो ये क्या बन रहा है, एक नेगेटिव स्लोप बन रहा है। जब हम डिमांड यहाँ पर इन सब पॉइंट्स को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, कर्व बन जाता है, जो एक नेगेटिव कर्व होता है। इसी को क्या बोलते हैं, हम डिमांड कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि लॉ ऑफ डिमांड में है क्या। अगर हम स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आंसर को लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले डेफिनेशन लिखना होता है, उसके बाद अजम्पशन लिखना होता है, उसके बाद शेड्यूल या टेबल बनानी होती है। मैंने बताया अभी हाइपोथेटिकल बनाना होता है जो रिलेशन को शो करे। भले आप जो नंबर्स हैं या वैल्यूज़ हैं वो आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बट जो ऑर्डर होना चाहिए वो किसकी तरह होना चाहिए, लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इट मीन्स उसी जो जिस तरह से वेरिएबल चेंज हो रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फोर्थ हम क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, देन उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम समझ चुके हैं कि लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअल में है क्या, लेकिन इसको और भी थोड़ा सा ब्रॉड करके देखते हैं। जब मैथमेटिक्स का यूज़ होता है किसमें, इकोनॉमी में, कैसे यूज़ होता है, जो अप्लाइड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है वो क्या बताता है, डिजाइन टू रिफ्लेक्ट द मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल नेचर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक थ्योरी एंड एम्पिरिकल रिसर्च। अब जो ये लॉ है वो कैसे क्रिएट, मतलब जो लॉ है और उसके अकॉर्डिंग जो हमने ग्राफ बनाया वो ग्राफ कैसे क्रिएट हुआ है या उसको कैसे बनाया गया। देखिए यहाँ दिया है स्लोप ऑफ डिमांड कर। अब स्लोप का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ नेगेटिव स्लोप है, किसके कारण है डिमांड कर्व का नेगेटिव स्लोप, प्राइस एंड डिमांड में इन्वर्स रिलेशन होने के कारण। अगर मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो कैसे होता है, व्हेन द वेरिएबल ऑन वाई एक्सिस डिवाइड बाय द वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस। जब हम वाई एक्सिस पे जो वेरिएबल है उसको किससे डिवाइड करते हैं, एक्स एक्सिस के वेरिएबल से। तो इन केस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड हमारा जो वेरिएबल है वाई एक्सिस पर वो क्या है, प्राइस है, और जो एक्स एक्सिस पर है वो क्या है, डिमांड है। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, व्हेन प्राइस 10 रुपीज़, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस कितना है 10 रुपीज़ है और 10 से कितना हो गया 8, मतलब प्राइस क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। वहीं पर जो डिमांड है वो कितनी है, 51 से कितनी हो गई, सॉरी 51 से 59 हो गई। तो प्राइस कितना हुआ, 10 to 8 हुआ, मतलब 2 रुपीज़ फॉल होने से डिमांड कितनी बढ़ गई हमारी, 8 रुपीज़ डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। जब हम स्लोप को डिटरमाइन करेंगे तो डेल्टा पी का मतलब यहाँ पर क्या है, चेंज इन प्राइस से है, मतलब कि न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। देन डेल्टा क्यू का मतलब क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड से, मतलब न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 8 जो है वो हमारा क्या है, न्यू प्राइस है, और 10 क्या है हमारा, ओल्ड प्राइस है। तो 8 माइनस 10 से क्या हो गया, -2। देन 59 हमारा क्या है, न्यू डिमांड है। देन जो हमारी 51 है वो क्या है, हमारी ओल्ड क्वांटिटी डिमांड है। तो हमने क्या किया, 59 माइनस 51 किया तो कितना आया, 8 आया। देन अगर हम बोल सकते हैं जो स्लोप है कर्व का वो क्या है, 1/4 है। अगर हम उसको और थोड़ा सा पॉइंट में लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, 0.25 हमारा क्या बन गया, स्लोप बन गया। मतलब कहीं ना कहीं हमारे लॉ ऑफ डिमांड में थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व हो गया। अब इसको थोड़ा और अगर हम एलोबरेट करने की कोशिश करें तो हम देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फंक्शन। आपने सुना होगा फंक्शन कहाँ पढ़ते हैं, मैथ्स में पढ़ते हैं कई बार, इंटीग्रेशन फंक्शन, या हम बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन, ये सब हम मैथ्स में पढ़ने को मिलता है। लेकिन जो लॉ है, डिमांड है हमारे इकोनॉमिक्स के, वो कैसे फॉर्म हुए हैं वो फंक्शन से हम समझ सकते हैं। जैसे देखिए क्या दिया है, फंक्शन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द 2 और मोर वेरिएबल। लॉ में भी हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स के बीच में रिलेशंस को देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है, फंक्शनल इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में x। y का मतलब यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स है,
एफ का मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप से, एक्स का मतलब क्या है, वो वेरिएबल जिस पर क्या है वाई डिपेंड है। इन केस ऑफ अगर हम डिमांड कर्व की बात करें तो क्या होगा, डिमांड फंक्शन डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट में पी एक्स का मतलब है प्राइस ऑफ कमोडिटी से, उसी पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस से भी इफेक्ट हो सकती है डिमांड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड से भी हो सकती है, इनकम से भी हो सकती है, टी का मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस से है, एफ का मतलब फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन से, पीओ का मतलब पॉपुलेशन। तो ये ऐसे कई सारे वेरिएबल्स हैं या कई सारे फैक्टर्स हैं जिनसे क्या हो सकती है डिमांड इफेक्ट हो सकती है। अगर हम यहाँ पे प्राइस डिमांड फंक्शन को देखें, सिर्फ अगर हम डिमांड को किससे रिलेट कर रहे हैं, प्राइस से करें, तो डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, एफ ब्रैकेट में पी का मतलब प्राइस, एफ का मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप, डी एक्स का मतलब डिमांड फॉर द कमोडिटी। अब देखिए यहाँ पर एक लीनियर डिमांड फंक्शन है, ये मैथमेटिकल इकोनॉमी में काम आता है या ये मैथमेटिक्स का ही पार्ट है। क्या होता है लीनियर डिमांड फंक्शन, क्यू डी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी पी। अगर हम यहाँ समझे तो क्यू डी का मतलब क्या है, डिमांड फॉर द गुड्स, मतलब क्वांटिटी डिमांड से है। वहीं पर अगर हम पी का मतलब समझें तो पी का मतलब क्या है यहाँ पर, प्राइस से है। ए का मतलब यहाँ पर क्या है, डिमांड एट जीरो प्राइस, व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी जीरो, तो उस समय डिमांड क्या होगी, तो हम इसको कांस्टेंट मान सकते हैं। वहीं पर माइनस साइन क्या शो कर रहा है, इन्वर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है किसके बीच में, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच में। बी यहाँ पर क्या है, स्लोप ऑफ कर्व, जो अभी हमने कैलकुलेट करना सीखा। देखिए जो ये लीनियर डिमांड फंक्शन है क्या हेल्प करता है, हेल्प्स टू कैलकुलेट डिमांड एट एनी पॉइंट ऑफ कर्व, किसी भी पॉइंट पर हम क्या कर सकते हैं, डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वही इक्वेशन ली है, देन अगर मान लें हम कि क्वांटिटी डिमांड क्या, जो डिमांड फंक्शन है लीनियर डिमांड फंक्शन वो क्या है, 100 माइनस बी ब्रैकेट में प्राइस मतलब पी दिया हुआ है, और वहीं पर बी मतलब क्या है, स्लोप ऑफ कर्व है, वो कितना हो अगर 2 हो, और प्राइस डिफरेंट हो 10 20 30। अगर मैं देखूं यहाँ मैंने हाईलाइट भी किया हुआ, अगर मैं प्राइस 20 लेता हूं तो उस प्राइस पर डिमांड क्या होगी, तो क्या है 100 क्या है यहाँ पर हमने एट अ ज़ीरो प्राइस पर जो डिमांड होगी वो क्या है, यहाँ ले लिया हमने एक ही जगह पर, माइनस 2 क्या है हमारा, 2 हमारा स्लोप ऑफ कर्व है, 20 क्या है हमारा प्राइस है, हम 2 और 20 मल्टीप्लाई करेंगे 40, 100 माइनस 40 क्या हो गया 60। अगर प्राइस 20 होगा तो डिमांड क्या होगी 60 होगा। हम ये किससे समझ सकते हैं, लीनियर डिमांड फंक्शन से। ये हेल्प करता है किसी भी पॉइंट पर डिमांड को कैलकुलेट करने में। देखिए क्या होता है ना कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्राइस के रेस्पेक्ट में डिमांड सेम प्रपोर्शन में ही क्या करे, रिफ्लेक्ट करे या सेम प्रपोर्शन में क्या हो, चेंज हो। वो प्रपोर्शन क्या हो सकता है, रेट क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। इसलिए यहाँ पर मैथमेटिकल टूल की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इकोनॉमिक्स में मैथ्स भी इन्वॉल्व होता है। आई होप आपको इकोनॉमिक्स के हर एक एस्पेक्ट्स के बारे में समझ में आया होगा। इंट्रोडक्टिव इकोनॉमी क्या होता है, स्टैटिकल इकोनॉमी क्या होता है, या अप्लाइड इकोनॉमी या अप्लाइड मैथमेटिकल इकोनॉमी क्या होता है, और तीनों में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको ये सब समझ में आया और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।